नमस्ते, वेलकम टू डीपीसीएस क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएटेड और फाइनल ईयर स्टूडेंट ने स्टडी कैसे करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपने स्टडी कैसे करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने सबने सप्लीमेंट्री जो फॉर्म निकले थे आपके लिए आरआरबी से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड, वो उम्मीद करती हूँ आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक एनालिसिस लेते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, एग्जाम वगैरह जो है ना ये क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं हम। ग्रेजुएटेड और फाइनल ईयर जो कंप्लीट कर चुके हैं, अभी ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट जो है फाइनल ईयर, जिनके पास में मार्कशीट वगैरह आई है वो स्टूडेंट को ही है अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ले रहे हैं। तो देखिए आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल के कितने ऑप्शंस हैं। एक तो है आपका SBI जूनियर एसोसिएट, जिसे क्लर्क भी बोला जाता है, और एक है SBI क्लर्क, सॉरी PO। दूसरा है IBPS क्लर्क और EO। तीसरा है ये वैकेंसीज जो रहती है RRB की, रूरल बैंक्स की, ग्रामीण बैंक की आती है। ऑफिस असिस्टेंट करके एक आता है, या फिर ऑफिसर स्केल 1 करके आता है, ऑफिसर स्केल 1 करके आता है। इनके बाद में एक जो है वो है RBI असिस्टेंट। देखो अभी ये हो गया है, ये हो गया है। इन दोनों का आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए चांस मिला है। जिनने ये सप्लीमेंट्री फॉर्म फिल किए होंगे उनको ये दोनों 4 एग्ज़ाम को आपको चांस मिला है। अभी ये पैटर्न क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। तो जो लोग क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम देते हैं, उनको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इनमें से प्रीलिम्स देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप क्लरिकल लेवल का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको प्री और मेंस ही देना है। इसके बाद में आपको डायरेक्टली जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल टेस्ट वेस्ट होते हैं, वो सारा आपको सबमिट करना पड़ता है और डायरेक्ट आपको जॉइनिंग मिल जाती है। मेंस के बाद में जो भी आपका रिजल्ट होगा वो वैलिड लिया जाता है। यहाँ पे प्री जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि ये प्री के जो मार्क्स है ये डिसाइड करते हैं कि आप मेंस एग्ज़ाम दे पाओगे कि नहीं। जो भी कट ऑफ यहाँ पे लगता है प्री के एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का प्री हुआ तो उसमें से सपोज 50 मार्क्स पकड़ लेते हैं हम, 50 मार्क्स का कट ऑफ लगाए तो कट ऑफ से ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो इधर ऐसा कुछ मतलब नहीं बनता है कि मैंने प्री में 80 मार्क्स लाए, प्री में मैंने 90 मार्क्स लगाए 100 आउट ऑफ, तो ये कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में अगर 200 मार्क का पेपर है और कट ऑफ लगा है सपोज 120 मार्क का कट ऑफ लगा, तो कट ऑफ लगने के बाद में यहाँ पे अगर किसी को 121 आया और किसी को सपोज 191 आए या 181 आए, तो ये मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। इधर इनको प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाएगा जॉब जो भी होगा, इनको प्रेफरेंस के हिसाब से शायद मिले ना मिले, लेकिन इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी।
जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे अभी ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट वन है एज भी मैटर करता है। एज कैसे मैटर करता है? ये अगर क्लरिकल लेवल का 28 ईयर्स ओल्ड उन्होंने लास्ट बोला होगा, मैक्सिमम एज लिमिट बोला होगा 28 ईयर्स, तो ये फॉलो करता है डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है। ये क्या करता है? डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होंगी। अगर ये पैटर्न के बारे में या ये क्या होता है एग्जाम एग्जैक्टली इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जाम्स। क्लरिकल के बाद में एक आते हैं पीओ के एग्जाम्स या ऑफिसर्स वाले एग्जाम्स। प्री रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू भी रहता है। सेम प्री जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स इधर लेते हैं। तो मेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपके जितने भी मार्क होंगे वो आपका सीट डिसाइड करता है। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा ना वो आपका प्रेफरेंस डिसाइड करता है। अभी ये जो बात हो रही है प्रेफरेंस वगैरह ये, तो ये क्या है एग्जैक्टली वो हम जान लेते हैं। देखो IBPS में जितने भी बैंक्स इनरोल हुए हैं, जितने भी बैंक्स हैं जो IBPS के अंडर आते हैं वो बैंक्स को हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है। आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम भी देखा होगा 1 2 3 4 ऐसे बैंक्स के नाम डालने पड़ते हैं। तो जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा वो बैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो सीट्स है, सीट अवेलेबिलिटी होती है, ये प्रेफरेंस पे जज की जाती है। जो भी सीट अवेलेबिलिटी होती है वो प्रेफरेंस पे जज की जाती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे समथिंग समथिंग फिलअप किया है बैंक्स के नाम, और अगर फर्स्ट में मुझे सीट अवेलेबल नहीं हुई तो मुझे सेकंड में अवेलेबल हो जाएंगी। IBPS RRB का अभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो इसके बारे में एक बात है कि ये आपको लोकल लैंग्वेज जो भी होंगी आपकी स्टेट की, ये ग्रामीण बैंक्स बोले जाते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लोकल लैंग्वेज होंगी आपके स्टेट की वो आनी चाहिए, या फिर ये आपके 10th के मैथशीट में इंक्लूड हो। जो लैंग्वेजेस होती है ना 10th में उनमें ये इंक्लूड होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज। हेलो, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या जस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट को क्या क्या नॉलेज चाहिए होती है उसके हिसाब से ये सिनेरियो होता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो आपको स्टडी करने होते हैं। इंग्लिश में देखिए RC आता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिलर्स आते हैं, मिसस्पेल्ड आ जाते हैं, पैराजम्बल्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक वोकैब बेस्ड है। इधर किधर भी आपको ग्रामर का A भी नहीं दिखेगा या G भी नहीं दिखेगा, सॉरी G भी नहीं दिखेगा आपको ग्रामर का इन सारे टॉपिक्स में। अभी देखो RC में क्या है, RC में क्या होता है,
पैसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वोकैब आ जाती है, एंटोनिम, सिनोनिम एक्सेट्रा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए इंग्लिश के। देन रीजनिंग में आप फोकस रखोगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर ये बन गए ना, ये 2 टॉपिक आपके बन गए ना, तो आपको मेंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वांट में अर्थमेटिक सेक्शन आता है, उसके कम से कम 13 टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी लास्ट तक, मेंस निकालते तक। हमें प्री थोड़ी निकालना है, सिर्फ मेंस भी चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, बराबर है। इसलिए मैंने आपको कहाँ पे फोकस रखना है वो बता दिया है। सो होप गाइस यू विल रॉक। ओके, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्लासेस के बारे में कुछ पूछना है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।